5 लाख। साधु बाबा ने पूजा को बाहों में भरा और एक जोरदार चुंबन उसके गाल पर जड़ा, फिर अपने होंठ उसके होंठों की तरफ बढ़ाए। तभी एक बिजली सी चमकी। दोनों ने डर के कर सामने देखा। तभी दूसरी बिजली चमकी। फिर एक मोटरसाइकिल के स्टार्ट होने और तेजी से जाने की आवाज आई। क्या हुआ है यह? अपने आप को साधु की बाहों से छुड़ाती पूजा ने पूछा। कोई लफंगा फोटोग्राफर हमारी फोटो खींच कर भाग गया। साधु बाबा, वह क्यों? ब्लैकमेल करने के लिए। हमारे पास इन तस्वीरों का एक सेट आएगा, फिर हमारे पास फोन आएगा, हमसे पैसा मांगा जाएगा। पैसा नहीं देने पर इन तस्वीरों को अखबारों में छपवाने और फेसबुक इंस्टाग्राम वायरल करने की धमकी दी जाएगी। साधु बाबा ने विस्तार से समझाया। इससे तो मैं बदनाम हो जाऊंगी, हौसला रखो। ऐसे लफंगा फोटोग्राफर हर बड़े नगर में होते हैं, मुझे इनसे निपटना आता है। दोनों की शाम का मजा खराब हो गया था। दोनों समुद्र तट से सड़क के किनारे खड़ी गाड़ी में बैठे। कार मुंबई की तरफ चल पड़ी। साधु बाबा 70 बरस का था, लेकिन तंदुरुस्ती के लिहाज से 30 साल का लगता था। कारोबार अब दोनों बेटे देखने लगे थे। साधु बाबा के पास पैसा और समय काफी था। उसकी पत्नी भी उसी की तरह 70 बरस की थी, लेकिन वह एक बुढ़िया नजर आती थी। वह अपना समय पोते पोतियों को खिलाने में और घर की अन्य गतिविधियों में शिरकत कर बिताती थी। साधु की पत्नी की यौन इच्छा नहीं रही थी, लेकिन साधु बाबा अब भी घोड़े के समान था। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वह कभी किसी कॉल गर्ल, कभी किसी अन्य को बुलाता था। एक एजेंट के मार्फत उसका संपर्क विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली अनेक मुंबई की छात्राओं से बन गया था। ऐसी बालाएं तफरीह और मौज मस्ती के लिए, ऐसे जवां और ठरकी बूढ़ों के मन बहलाव के लिए आ जाती थीं। साधु बाबा सुबह शाम को ऐसी किसी लड़की को अपनी कार में लेकर किसी सुनसान समुद्र तट पर पहुंच जाता। समुद्र तट पर छितरे पाम के पेड़ों के पीछे, चट्टानों के पीछे, इधर उधर उन्हीं के समान चूमा चाटी मौज मस्ती में लीन पड़े जोड़े होते थे। मर्द 70 साल का होता था, जबकि लड़की 20-22 साल की। दिल बहलाने वाला छैला 25-30 का। अधिक उम्र वाला धनी होता था, कम उम्र वाला गरीब या मामूली हैसियत का। पूजा को उसके हॉस्टल के बाहर उतार कर साधु बाबा अपने घर, जो एक महल के समान बड़ी कोठी थी, में पहुंचा। वह टेंशन में था। निकट नगर सेवक का चुनाव लड़ रहा था। कई साल स्थानीय निकाय का सदस्य चुना जाता रहा था। अब वह राज्य स्तर पर उभरना चाहता था। बाद में सीनेटर बन इंडिया की लोकसभा में जाना चाहता था। कोई भी कैंडिडेट इंडिया में राजनीति के क्षेत्र में किसी का भविष्य एकदम बिगाड़ देता था। लफंगा फोटोग्राफर द्वारा खींची तस्वीरें सार्वजनिक हो जाने पर साधु बाबा का राजनीतिक कैरियर एकदम तबाह कर सकती थीं। रोहित एक बदमाश फोटोग्राफर था। उसका रंग रूप एक नेपाली जैसा था। पहले वह एक फोटोग्राफर के यहाँ असिस्टेंट था। बाद में उसने अपना फोटोग्राफी का स्वतंत्र व्यवसाय आरंभ किया था। एक दफा एक कंपनी ने उसको विरोधी कंपनी की जासूसी के लिए कुछ तस्वीरें खींचने को नियुक्त किया। तस्वीरें कंपनी के डायरेक्टर की उसकी गर्लफ्रेंड के साथ चुम्मा चाटी की थीं। इस काम के बदले उसको मोटी रकम मिली थी। इसके बाद वह अपने साफ सुथरे फोटोग्राफी के धंधे की आड़ में एक बदमाश बन गया था। मानसी साउथ इंडिया से भारत एक हाउस नौकर के तौर पर आई थी। एक ही इलाके में रहते हुए उसकी जान पहचान रोहित से हो गई थी। दोनों में आंखें चार हो गई थीं। वह भी फोटोग्राफी सीख अब रोहित के साथ फोटोग्राफी करती थी। साधु बाबा, आपकी जो हैसियत है उसके लिहाज से 20 लाख ज्यादा नहीं है। ऊपर से आप नगर सेवक का चुनाव लड़ रहे हैं। रोहित के शब्दों में कुटिलता थी। साधु बाबा तिलमिलाया। यह फोटोग्राफर सामने होता तो वह उसको कच्चा चबा डालता। उसने फोन के कॉलर आइडेंटिटी पर नजर डाली। फोन सार्वजनिक टेलीफोन बूथ से किया जा रहा था। ब्लैकमेलर चालाक था। देखो, तुम ज्यादा हवा मत लो। भारत में ब्लैकमेल अपराध है। पुलिस में रिपोर्ट करते ही तुम अंदर हो जाओगे। यह सब होते होते होगा, लेकिन आपकी तस्वीरें सार्वजनिक होते ही आपका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा, साथ ही बदनामी भी होगी। तेरी ऐसी की तैसी फोटोग्राफर, साधु बाबा फुफकारा। फोटोग्राफर ने कहा, ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए खतरनाक होता है, खासकर 70 साल की उम्र में। साधु बाबा खामोश रहे। साधु बाबा, कल शाम तक आप 20 लाख रुपए दे देना, नहीं तो तस्वीरें पहले न्यूज वालों को, फिर फेसबुक इंस्टाग्राम पर जारी हो जाएंगी। साधु बाबा ने पूछा, इस बात की क्या गारंटी है? तुम भविष्य में तस्वीरें सार्वजनिक नहीं करोगे और दोबारा ब्लैकमेल नहीं करोगे? फोटोग्राफर, ऐसी सूरत में आप पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं। साधु बाबा, पैसा कहां देना है? आप फटाफट मुझे अपना मोबाइल फोन नंबर बताओ।
साधु बाबा ने नंबर बताया। ओके, कल शाम आप जैसे रोज सैर सपाटे के लिए निकलते हैं, निकलेंगे। तब मैं रास्ते में आपको फोन करके कहीं भी पेमेंट ले लूंगा। अगली शाम साधु बाबा अपनी कार पर समुद्र तट को निकला। रोहित हेलमेट पहने पहने मोटरसाइकिल पर सवार हो पीछे पीछे चला। एक सुनसान स्थान पर फोन आते ही साधु बाबा ने कार रोकी। रोहित हेलमेट पहने सामने आया। साधु बाबा ने खिड़की खोल एक बैग उसको थमा दिया। पहली बार 20 लाख रुपए मिले थे, अब पहले ज्यादा। रोहित का हौसला और लालच बढ़ गया। अभी तक वह समुद्र तट पर, चट्टानों के पीछे, यहां वहां पाम के नीचे प्रेमालाप में लीन प्रेमी जोड़ों की तस्वीरें खींचता था। अब उसकी निगाह समुद्र के बीच खड़े छोटे छोटे समुद्री जहाज, जिन्हें आम भाषा में याट कहा जाता था, ये याट अमीर लोगों के थे। कई याटों पर सुरक्षाकर्मी थे। क्यों ना आज किसी याट पर चलें? बाइक को एक तरफ खड़ी करते मीनाक्षी ने कहा। पागल हुए हो? पकड़े गए तो देखेंगे। अमीर लोग छिप छिप कर कैसे रंगरेलियां मनाते हैं। कई अमीर लोगों ने निजी पायर यानी सीमेंट के चबूतरे बनाकर अपनी अपनी मोटर बोटें या चप्पुओं से चलने वाली नौकाएं बांध रखी थीं। शाम का अंधेरा गहरा रहा था। एक किश्ती की रस्सी खोल दोनों उस पर सवार हो बीच समुद्र में बढ़ चले। कई याटों पर सुरक्षाकर्मी डैक पर टहल रहे थे। एक बड़े लग्जरी याट के डैक पर कोई नहीं था। एक प्लेटफॉर्म समुद्र के पानी से थोड़ा ऊपर था। यह एक खुली लिफ्ट थी। इस पर 4 व्यक्ति एक साथ ऊपर आ जा सकते थे। रस्सियों वाली एक सीढ़ी साथ ही लटक रही थी। दोनों किश्ती को एक हुक से बांध सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंच गए। डैक सुनसान था। चालक कक्ष भी सुनसान था। डैक से सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। डैक से नीचे के तल पर एक बड़ा हाल था। उसमें एक तरफ बार बना था। खुली दराजों में तरह तरह की शराब की बोतलें सजी थीं। कई छोटे छोटे केबिन एक कतार में बने थे। एक केबिन में रोशनी थी। दरवाजे के ऊपर वाले हिस्से में एक गोलाकार शीशा फिट था। दबे पांव चलते दोनों ने दरवाजे के करीब पहुंचकर शीशे से अंदर झांका। दोनों के मतलब का नजर था। अधेड़ अवस्था का एक आदमी एक आधा अधूरे कपड़े पहनी हुई औरत के साथ मजे ले रहे थे। रोहित ने मीनाक्षी की तरफ देखा। वह और कमीनेपन से मुस्कुराया। रोहित ने अपना कैमरा निकाला और गंदी तस्वीरें खींचने लगा। हवास उतर जाने के बाद अलग अलग हो गहरी सांसें भरने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों ने कपड़े पहने और बाहर को लपके। रोहित और मीनाक्षी तुरंत बार काउंटर के पीछे जा छिपे। प्रेमी जोड़ा सीढ़ियां चढ़ता ऊपर को गया। रोहित ने शराब की 2 बोतलें उठाकर अपनी जैकेट की जेब में डाल लीं। दोनों दबे पांव चलते सीढ़ियां चढ़ते डैक पर पहुंचे। प्रेमी जोड़ा लिफ्ट पर सवार हो रहा था। रोहित ने उनकी इस मौके की तस्वीर भी ले ली। प्रेमी जोड़ा मोटरबोट पर सवार हो तट की तरफ चला। दोनों भी उतरकर किश्ती पर सवार हुए। एक चक्कर इस याट के इर्द गिर्द लगाते हैं। क्यों? मीनाक्षी ने पूछा। याट किसका है यह पता लगाना जरूरी है। वह कैसे? हर किश्ती या छोटे बड़े जहाज पर उसका नाम व रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। बिना पंजीकृत हुए कोई मोटर बोट, छोटा बड़ा समुद्री जहाज, स्टीमर कहीं भी समुद्र या नदी में नहीं चल सकता। पंजीकरण दफ्तर से इस याट के मालिक का नाम पता चल जाएगा। रोहित ने समझाया। पंजीकरण रिकॉर्ड में याट जैक जॉनी नाम के बड़े व्यापारी के नाम दर्ज था। वह कई फैक्ट्रियों का मालिक था। उसकी निगाहबानी करने से उसको उसकी प्रेमिका का नाम भी पता चल गया। वह एक अन्य व्यापारी रॉकी डैक की पत्नी मोना डैक थी। तस्वीरों का सेट किसको भेजना है? इस मामले में प्रेमी प्रेमिका दोनों ही अमीर हैं। मेरे विचार में एक सेट दोनों को भेज देते हैं, रोहित ने कहा। लेकिन पैसा एक ही पार्टी से मिलेगा। 2 किश्तियों की सवारी से नुकसान होता है। इसमें दोनों पक्ष ही पैसे वाले हैं। ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। आप इनसे कितना पैसा मांगेंगे? देखते हैं। रॉकी डक अपनी फैक्ट्री के दफ्तर जाने के लिए कार पर सवार हो रहा था कि उसको डाकिया एक लिफाफा थमा गया। लिफाफा उसकी पत्नी के नाम था। लिफाफा एक पत्र के बजाय किसी और मैटर से भरा था। घबराते हुए उसने लिफाफा खोल डाला। मैटर देखते ही वह गंभीर हो उठा और चुपचाप कार में बैठ गया। उसके इशारे पर शोफर ने कार आगे बढ़ा दी। रॉकी डाक अपनी पत्नी की चरित्रहीनता से वाकिफ था। वह उसको तलाक देना चाहता था, लेकिन उसको एक तरफा तलाक देने की कार्यवाही करने पर हर्जाने के तौर पर काफी मोटी रकम देनी पड़ती। बिना हर्जाना दिए तलाक लेने के लिए या तो उसकी पत्नी भी स्वेच्छा से तलाक लेती या फिर उसको चरित्रहीन साबित करने के लिए उसके खिलाफ कोई सबूत होता। उसने कई महीनों तक एक प्राइवेट जासूसी फर्म से अपनी पत्नी की जासूसी करवाई थी, लेकिन उसकी वाइफ काफी चालाक थी। वह किसी पकड़ में नहीं आई
अब संयोग से चरित्रहीनता को साबित करते फोटो उसके पास आ गए थे। रॉकी डैक समझ गया कि यह किसी लफंगा फोटोग्राफर का काम था। अभिसार करने वाले मर्द जैक जॉनी को पहचानता था। जैक जॉनी के खिलाफ एक बात यह थी कि वह अपने बूते पर अमीर नहीं बना था, वह घर जमाई था। उसकी पत्नी धनी बाप की इकलौती संतान थी। उसने जैक जॉनी से प्रेम विवाह किया था। ऐसी तस्वीरें जैक स्मिथ की पत्नी और उसके ससुर के सामने आने पर उसका फौरन तलाक होना निश्चित था। इस तरह रॉकी डैक के हाथ पत्नी और उसके प्रेमी दोनों को अर्श से फर्श पर लाने का सबूत लग गया था। वह अनुभवी था। उसको पता था कि बिना फोटो के नेगेटिव और उनको खींचने वाले फोटोग्राफर की गवाही के इनको अदालत में पक्का सबूत साबित नहीं किया जा सकता था। अदालत में विरोधी पक्ष उनको ट्रिक फोटोग्राफी कहकर खारिज करवा सकता था। जॉनी अपनी स्टेनो द्वारा लाई डाक देख रहा था। साधारण डाक अब कम आती थी। सर, यह लिफाफा साधारण डाक से आया है। किसी व्यावसायिक फोटोग्राफर द्वारा इस्तेमाल करने वाला लिफाफा था। तस्वीरें देखते ही वह उछल पड़ा। उसके निजी यार्ड पर इतनी सफाई से तस्वीरें खींची गई थीं। उसको और उसकी बीवी को आभास तक न हुआ था। तस्वीरों के सार्वजनिक हो जाने के परिणाम के विचार से चिंतित हो उठा। उसकी पत्नी और ससुर उसको बाहर निकाल एकदम सड़क पर खड़ा कर देंगे। घबराकर उसने तुरंत फोन किया। क्या कह रहे हो? मैंने तो हमेशा सावधानी बरती है। किसी जासूस को भी भनक तक नहीं हुई। ये किसी जासूस का काम नहीं है। ये किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर का काम है जिसका मकसद ऐसी तस्वीरें खींचकर ब्लैकमेल करना होता है। मेरा अंदाजा है कि ऐसा लिफाफा तुम्हारे पास भी आया होगा, जॉनी ने कहा। मुझे तो नहीं मिला या पता नहीं, मेरे हस्बैंड को डाकियां थमा गया हो। रॉकी की पत्नी ने चिंतित स्वर में कहा। पति को ऐसी तस्वीरों का मिलना मतलब बिना हर्जाना दिए एकदम से तलाक। ये बदमाश फोटोग्राफर कौन है? उसने पूछा। हौसला रखो, जल्द ही पैसे की मांग के लिए उसका फोन आएगा, जॉनी ने धैर्य बंधाते हुए कहा, जबकि वह खुद घबराया हुआ था। उधर साधु बाबा ने जल्दबाजी में ब्लैकमेलर को 20 लाख रुपए तो दिए थे, मगर बाद में उसको खुद पर गुस्सा आ रहा था। वह पाई पाई जोड़कर अमीर बना था। पैसे की कीमत जानता था। उसको उम्मीद थी कि पैसा लेने के लिए ब्लैकमेलर सामने आएगा। सारे मुंबई के चप्पे चप्पे से वाकिफ होने के कारण वह हर व्यवसाय के प्रमुख व्यक्तियों को जानता था। शहर में फोटोग्राफर थे कितने? एक दफा ब्लैकमेलर का चेहरा सामने आ जाता, फिर वह पंजीकरण विभाग से उसकी फोटो निकलवा उसको काबू कर लेता। लेकिन रोहित भी पूरा घाघ था। वह उसके सामने हेलमेट पहने आया था और पैसे का पैकेट थामते ही गायब हो गया। साधु बाबा अपने घनिष्ठ मित्र राजू, जो कभी उसी के समान टैक्सी चालक था और अब टैक्सियों का भारी बेड़ा रखता था और खुद टैक्सी न चला किराए पर देता था, के पास पहुंचा। ओए खोते दे पुत्तर, इस उम्र में लड़की जवानी दा चक्कर, कुछ तो शर्म कर। सारा मामला जानने के बाद राजू ने उसको झिड़कते हुए कहा, यार तेरी भाभी सहयोग नहीं करती। इस उम्र में भाभी क्या कर सकती है? तुझे चुम्मा चाटी ही करनी थी तो बंद कमरे में करता, खुले समुद्र तट पर क्यों गया था? अब बता मुझे क्या चाहता है? साधु बाबा, इस फोटोग्राफर को काबू करना है। राजू, वह काबू आ भी जाए तब क्या करेगा? 20 लाख रुपए थमा दिए, अब चुपचाप गम खा ले। मामला सार्वजनिक हो गया तो तेरी बदनामी ही होगी। लेकिन साधु बाबा पर इस नेक सलाह का कोई असर नहीं हुआ। वह यह नहीं भूल पा रहा था कि एक बदमाश फोटोग्राफर ने इस तरह बदनामी करने की धमकी देकर उससे 20 लाख रुपए झटक लिए हैं। वह पुराना खिलाड़ी होते हुए भी मात खा गया था। अब वह हर हालत में उसको काबू करना चाहता था। इधर अब जॉनी के लैंडलाइन पर फोन आया। क्या चाहते हो? 20 लाख रुपए देने होंगे। जॉनी का दिमाग खराब हुआ है। जनाब, आपकी माली हैसियत और सामाजिक हैसियत काफी ऊंची है। उसको देखते ये मामूली रकम है। यूं बदमाशी करते किसी की तस्वीरें खींचना जुर्म है। पुलिस में रिपोर्ट कर दूं तो सीधे 15 साल के लिए नप जाओगे। जनाब, ऐसी बातों में कुछ नहीं रखा। आप बताइए, रकम दे रहे हो या नहीं? इतनी बड़ी रकम, ज्यादा से ज्यादा लाख 10 लाख रुपए। रोहित नहीं जनाब, पूरे 20 लाख रुपए। मैं कल फिर फोन करूंगा। फोन कट गया। जैक जॉनी ने कॉलर आइडेंटिटी की स्क्रीन पर नजर डाली। फोन किसी सार्वजनिक बूथ से किया गया था। उसने टेलीफोन डायरेक्टरी से नंबर खोजा। फोन जिस एरिया से आया था उसको नोट कर लिया। जैक जॉनी कॉन के बाद रोहित ने रॉकी डैक को फोन किया। रॉकी डैक जैसे उसके फोन का इंतजार कर रहा था। मर्दाना आवाज सुनते रोहित चौंका। उसे तो रॉकी की बीवी से बात करनी थी। मुझे मैडम डैक से बात करनी है, रॉकी बोला। मैं उसका पति बोल रहा हूं। तस्वीरों का लिफाफा तुमने ही भेजा था? अब रोहित उलझन में था। लिफाफा पत्नी के बजाय पति को मिल गया था।
अब ब्लैकमेल कैसे करे? तस्वीरें पति के सामने आ चुकी थीं। पत्नी अब पैसा किस बात का देगी? हेलो, तुमने ब्लैकमेल करने के इरादे से तस्वीरें खींची। तुम कितना पैसा चाहते हो? रॉकी डैक के इस सीधे सवाल पर रोहित सकपका गया। ऐसा सवाल मैडम डैक करती तो समझ भी आता। वह खामोश रहा। देखो, अगर तुम इन तस्वीरों के नेगेटिव और अदालत में गवाही देने को तैयार हो जाओ तो जो पैसा तुम मेरी पत्नी से चाहते हो वह मैं दूंगा। गवाही? किस बात की गवाही? उलझन भरे स्वर में रोहित ने पूछा। रॉकी, मुझे अपनी पत्नी को तलाक देना है। उसको चरित्रहीन साबित करने के लिए ऐसे फोटोग्राफ खींचने वाली गवाही चाहिए। अब रोहित को मामला समझ आ गया था। रॉकी डैक काफी अधीर था। साधारण तरीके से तलाक का मुकदमा डालने पर उसको मोटा हर्जाना देना पड़ता, लेकिन पत्नी के चरित्रहीन साबित हो जाने पर उसको बिना हर्जाना दिए उससे तलाक मिल जाना था। रोहित ने कहा, 20 लाख रुपए लूंगा, पागल हुए हो? रॉकी ने कहा, बदमाश फोटोग्राफर को ये एक अपराध है। मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए दे सकता हूं। रोहित, ओके, मैं सोचकर तुम्हें दोबारा फोन करूंगा। अब आप क्या करेंगे? मैडम डैक ने अपने प्रेमी जॉनी से कहा, इस फोटोग्राफर का पता लगाऊंगा। वह कैसे? अपने तरीके से, एक बार वह काबू में आ जाए। अभी तक रोहित ने जिन जोड़ों के अश्लील फोटो खींचे थे वे किसी विशेष स्थिति में थे और खानदानी अमीर नहीं थे। उधर साधु बाबा टैक्सी चालक से तरक्की करता अमीर बना था और अब मेयर होते हुए स्टेट काउंसिल का उम्मीदवार था, इसलिए बदनामी से बचना चाहता था। दूसरा, जॉनी मामूली हैसियत का था। वह प्रेम विवाह होने से पत्नी के मायके से मिले धन से बना अमीर था। उसकी ऐसी तस्वीरें सामने आने से उसका सब चौपट हो सकता था। रोहित एक ब्लैकमेलर था। उसका लालच भविष्य में क्या गुल खिला दे, इसलिए साधु बाबा के लिए और जॉनी के लिए उसको काबू करना जरूरी था। साधु बाबा अपने दोस्त राजू के पास पहुंचा। राजू, मुझे एक टैक्सी और चालक की वर्दी दे दे। क्यों? क्या दोबारा टैक्सी चालक का धंधा करना चाहता है? नहीं, उस शरारती फोटोग्राफर को काबू करना है। वह एक ब्लैकमेलर है, भविष्य में लालच में पड़कर दोबारा पंगा कर सकता है। राजू ने हरी झंडी दी। टैक्सी चलाता साधु बाबा अपने घर पहुंचा। अरे, आपने दोबारा टैक्सी चालक का धंधा शुरू कर दिया? उसकी पत्नी ने उसको टैक्सी चालक की वर्दी में और टैक्सी को देखकर हैरानी से पूछा। नहीं, थोड़ा मन बहलाव के लिए कुछ दिन अपना पुराना धंधा करना चाहता हूं। अमीरी भोगते भोगते बोर हो चला हूं। पत्नी और बेटी बहुओं ने बुढ़ापे में चढ़ आई सनक समझकर उसको नजरअंदाज कर दिया। उस शाम साधु बाबा अपनी लग्जरी कार में सैर करने नहीं निकला। वह टैक्सी चालक बन टैक्सी चलाता समुद्र तट पर पहुंचा। वह जानता था ब्लैकमेलर यानी बदमाश फोटोग्राफर अपना धंधा करने बीच पर जरूर आएगा। उसने सैकड़ों बार ऐसे फोटोग्राफरों को प्रेमालाप में लीन जोड़ों की गुप्त तस्वीरें खींचते देखा था, मगर जब तक उस पर यही शरारत न आ पड़ी उसने उनका कोई नोटिस नहीं लिया था। अब ऐसा पंगा पड़ जाने से उसका दिमाग चौकन्ना हो गया था। जॉनी मामूली हैसियत का था। रॉकी डेक से प्रेम शुरू होने से पहले वह अपनी पत्नी की तरफ पूरा ध्यान देता था, मगर मैडम डेक उसकी पत्नी की तुलना में युवा थी। दोनों में सिलसिला ठीक चल रहा था कि यह फोटोग्राफर का पंगा पड़ गया। जिस लाइन पर साधु बाबा सोच रहा था उसी पर जॉनी भी सोच रहा था। उसने भी अनेक फोटोग्राफर को इस तरह तस्वीरें खींचते देखा था, मगर उसको अंदाजा नहीं था कि कोई उसके यार्ड में घुसकर इस तरह तस्वीरें खींचने का दुस्साहस कर सकता था। एक बार दुस्साहस करने पर ब्लैकमेलिंग का पैसा मिलने पर ब्लैकमेलर दोबारा लालच कर सकता था, इसलिए उसको काबू करना जरूरी था। इस घटना के बाद मैडम डेक ने उससे मिलना जुलना बंद कर दिया था। जॉनी छोटा मोटा धंधा करता था। वह सभी वाहन चलाना जानता था। सामान्य तौर पर अमीर बनने के बाद वह लग्जरी कार में चलता था। काफी समय बाद उसने साधारण कपड़े पहने। सिर पर नौजवान लड़कों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी और धूप का बड़ा चश्मा पहनने से उसका हुलिया बदल गया था। हेलमेट पहने वह बाइक पर सवार हुआ और समुद्र तट पर जा पहुंचा। साधु बाबा टैक्सी एक तरफ खड़ी कर टैक्सी चालक बना एक चट्टान पर बैठा था। उसकी मुद्रा ऐसी थी मानो वह समुद्र तट पर सैर सपाटा करने आई अपनी सवारी के लौटने का इंतजार कर रहा हो। जॉनी ने बाइक एक पाम के पेड़ के समीप खड़ी कर दी। लॉक करके यूं समुद्र तट पर टहलने लगा जैसे वह तन्हाई पसंद हो और उसको अकेला घूमना पसंद हो। बदमाश फोटोग्राफर का शिकार हुए दोनों की लाइन एक ही थी। किसी बदमाश फोटोग्राफर जो हमेशा अपने शिकार की खोज में रहता था
और कभी यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह कभी किसी की खोजी निगाहों का शिकार हो सकता है। कुछ शिकार बनाने को ये दोनों तत्पर थे। साधु बाबा ने सतर्क निगाहों से अपने चारों तरफ देखा। विशाल समुद्र तट पर दिखने वालों को अनदेखा किए कई मेल और बेमेल प्रेमी जोड़े खुद में लीन थे और उनकी निगाहबानी करते दर्जनों शरारती फोटोग्राफर अपना काम बिना फ्लैशलाइट जलाए फोटो खींचने वाले कैमरों से कर रहे थे। जॉनी भी अपनी सतर्क निगाहों से यह सब क्रियाकलाप देख रहा था। तभी उसको बीच समुद्र में खड़ी अपनी याट का ध्यान आया। जिस तरह से बदमाश फोटोग्राफर चुपचाप अपना काम कर गया था, उसी तरह अगर वह भी एक चोर की तरह अपनी याट पर जाए तो। शाम का अंधेरा गहरे अंधेरे में बदल गया था। समुद्र का नीला पानी अब काले हीरे के समान चमक रहा था। उभरता चांद पानी की चमक को बढ़ा रहा था। पायर पर बंधी चप्पुओं वाली एक नौका खोलकर उस पर बैठ चप्पू चलाता जैक स्मिथ बीच समुद्र में खड़ी अपनी याट की तरफ बढ़ता गया। कोई उनकी निगाहबानी या जासूसी कर सकता था। इससे बेखबर रोहित और मीनाक्षी मोटरसाइकिल खड़ी कर समुद्र तट पर टहलने लगे। उनके हाव भाव ऐसे थे मानो शाम बिताने आए दो प्रेमी हों। गले या कंधे पर कैमरा लटकाए घूमने आना आम था, इसलिए यह पता चलना आसान नहीं था कि कौन शौकिया तस्वीर खींचने वाला था और कौन बदमाश फोटोग्राफर। एक बारगी साधु बाबा को लगा कि उसका इस तरह जासूसी करने आना बेकार है, मगर वह धैर्य रखे था। चुपचाप प्रेमी जोड़ों की तस्वीरें खींच रहे फोटोग्राफर में उसकी तस्वीरें खींचने वाला कौन सा था? एक चक्कर बीच समुद्र का लगाएं, रोहित ने कहा। उसी याट का? उसमें अब क्या मिलेगा? वह प्रेमी जोड़ा सावधान हो चुका है। वैसे भी एक जगह चोरी करने के बाद चोर दोबारा वहां चोरी करने नहीं जाता। रोहित की इस मजाकिया टिप्पणी पर मीनाक्षी खिलखिलाकर हंस पड़ी। आज पायर पर कोई चप्पुओं वाली नौका नहीं थी। मोटर बोटों पर ताला लगी जंजीरें लगी थीं। रोहित आखिर एक चोर ही था। उसने अपनी जेब से एक मास्टर की निकाली, ताला खोला। मोटरबोट समुद्र में दौड़ पड़ी। जहां तहां छोटे बड़े याट, लग्जरी बोट लंगर डाले खड़े थे। इनमें क्या क्या हो रहा था यह इनमें प्रवेश करने पर ही पता चल सकता था। चप्पुओं वाली किश्ती चलाता जॉनी अपनी याट के समीप पहुंचा। याट पर भ्रमण के दौरान 8-10 आदमियों का स्टाफ होता था। खड़ी अवस्था में एक या दो व्यक्ति ही होते थे। आमतौर पर याट एक लव नेस्ट ही था। अमीर बनने के बाद जॉनी को अमीरों की तरह परस्त्री से संबंध रखने व कैप्ट या रखैल रखने का शौक लग गया था। थोड़े थोड़े अंतराल पर वह किसी नई प्रेमिका को यहां ले आता था। यह सिलसिला ठीक चल रहा था, मगर अब एक रोहित द्वारा यों लव नेस्ट में प्रवेश कर तस्वीरें खींच लेने से यह सिलसिला थम गया था। उसके याट के समान अन्य याट भी या तो लव नेस्ट थे या फिर अन्य अवैध कामों के लिए मिलने जुलने के स्थल। शहर में अवैध कामों, खासकर नशीले पदार्थों को बेचने और सप्लाई करने वालों को पुलिस या नशीले पदार्थों को नियंत्रण करने वालों की निगाहों में आने से बचने के लिए बीच समुद्र में खड़े छोटे बड़े याट या लग्जरी याट काफी सुविधाजनक थे। शाम ढलने के बाद रात के अंधेरे में छोटे बड़े स्मगलर अपने अपने ठिकानों पर आ जाते। अधिकांश याट प्रभावशाली अमीरों के थे। इन पर एकदम छापा मारना मुश्किल था। शक की बिना पर किसी प्रभावशाली अमीर के याट पर छापा मारना उलटा पड़ जाता था। लेकिन खुफिया पुलिस और मादक पदार्थ नियंत्रण करने वाला विभाग अपनी निगरानी चुपचाप जारी रखता था। सादे और में जहां तहां भूमि, समुद्र और समुद्र तट पर तैनात जासूस अपना काम चुपचाप करते थे। वे प्रेमालाप में लीन मेल या बेमेल जोड़ों को और उनकी तस्वीरें खींचकर भाग जाने का बदमाश फोटोग्राफरों को कोई आभास तक न होने देते और उनकी निगरानी करने के साथ उनकी तस्वीरें भी चुपचाप नई तकनीक से कैमरों से खींच लेते थे। रोहित समेत अन्य सभी बदमाश फोटोग्राफरों का पुराना रिकॉर्ड खुफिया विभाग के पास था और साथ ही बीच पर आने वाले प्रेमी जोड़ों का भी, लेकिन इस विभाग को नशीले पदार्थों की रोकथाम से काम था, इसलिए न प्रेमी जोड़ों के काम में दखल देता और न ही फोटोग्राफर। उनकी रोजाना रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय में जरूर पहुंचती थी। इन दिनों जैक मार्टिनो, जो एक अश्वेत भारत पुलिस अधिकारी था, इस विभाग का इंचार्ज था। जैक मार्टिनो चुस्त अधिकारी था। वह अपनी कुर्सी पर बैठा कॉफी पी रहा था और साथ ही समुद्र तट पर छद्म वेश में तैनात व समुद्र में गश्त लगा रहे गश्ती दल की रिपोर्ट भी अपने कान पर लगे ईयरफोन से सुन रहा था। सर, आज समुद्र तट पर स्थानीय निकाय का मेयर साधु बाबा टैक्सी चलाता टैक्सी चालक की वर्दी पहने आया है। वह एक चट्टान पर बैठा जैसे जासूसी कर रहा है। जासूस ने रिपोर्ट दी। वह पहले टैक्सी चालक था। कोई पंगा पड़ गया होगा, इसलिए यह छद्म रूप धारण किए है
आज उसके साथ कोई दिल बहलाने वाली नहीं आई? जैक मार्टिनो ने पूछा। नहीं सर, कुछ दिन पहले एक फोटोग्राफर इसकी तस्वीर खींचकर भागा था। उसके बाद इसका प्रेमालाप बंद है। ये शायद उसी फोटोग्राफर की फिराक में है। ये स्टेट काउंसिल का चुनाव लड़ रहा है। हो सकता है ब्लैकमेलिंग का चक्कर हो। सर, वह फोटोग्राफर जोड़ा भी समुद्र तट पर टहल रहा है। उस पर भी नजर रखो। सर, इन शरारती फोटोग्राफरों को काबू करने का ऑर्डर क्यों नहीं करवाते? अरे भाई, इनसे ज्यादा कसूरवार तो ये प्रेमी जोड़े हैं। इनमें अधिकांश बूढ़े हैं और शहर की सम्मानित हस्तियां हैं। फोटोग्राफर को पकड़ते ये सब भी उजागर होंगे, तब बड़ा स्कैंडल बन जाएगा। हमारा काम तो नशीले पदार्थों की रोकथाम करना है। ओके सर। चप्पुओं वाली किश्ती को अपनी याट के समीप रोक जॉनी ने पहले इधर उधर फिर याट के ऊपर देखा। जब भी वह आता था, मोबाइल फोन से स्टाफ को सूचना देता था। याट पर तैनात सुरक्षाकर्मी या केयर टेकर याट पर लगी लिफ्ट के प्लेटफॉर्म को समुद्र के पानी के समतल कर देता था। मगर आज जॉनी का इरादा चुपचाप आने का था। वह अपनी और मैडम डेक की तस्वीरें खींची जाने से क्षुब्ध था। कश्ती को एक हुक से बांधा। वह रस्सी वाली सीढ़ी की सीढ़ियां चढ़ता ऊपर चला गया। डेक सुनसान था। चालक कक्ष में अंधेरा था। केयर टेकर और सुरक्षाकर्मी शायद नीचे थे। वह दबे पांव चलता नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसके कानों में अनेक लोगों के हंसने खिलखिलाने की आवाज आई। इतने सारे लोग, उसको क्रोध आने लगा। फिर अपने पर नियंत्रण रखता वह दबे पांव सीढ़ियां उतरता प्रथम तल पर पहुंचा। सीढ़ियों की तरफ कूड़ा करकट फेंकने का बड़ा ड्रम रखा था। दबे पांव चलता वह उस ड्रम के पीछे बैठ गया और चोर नजरों से प्रथम तल के बड़े हाल में झांका। बार के लंबे काउंटर के सामने पड़ी ऊंची कुर्सियों पर उसके दोनों मुलाजिम बैठे शराब के घूंट भर रहे थे। अन्य कुर्सियों पर 8-10 हबशी दिखने वाले आदमी बैठे थे। उनके हाथों में भी शराब के गिलास थे। हाल के केंद्र में रखी मेज पर सफेद पदार्थ से भरी पॉलीथीन की थैलियों का ढेर लगा था। वह उनका वार्तालाप सुनने लगा। इस माल की पेमेंट कब मिलेगी? एक निग्रो ने पूछा। अगली डिलीवरी के साथ, दूसरे ने कहा। अगली सप्लाई कब चाहते हो? दिन बाद। कहाँ? इसी यार्ड पर। नो, नेवर, मैं एक ही जगह दोबारा नहीं आता, सप्लाई करने वाले निग्रो ने दृढ़ स्वर में कहा। ठीक है, इस यार्ड को समुद्र में कहीं और ले आएंगे। कहाँ लाएं? मैं फोन करके बता दूंगा। ओके। फिर अपना गिलास खाली कर सब खड़े हुए। जॉनी दबे पांव सीढ़ियां चढ़ता डेक पर पहुंचा। वह चालक केबिन में घुसकर एक तरफ खड़ा हो गया। सभी ऊपर आए। लिफ्ट से बारी बारी से सब नीचे गए। सुरक्षाकर्मी और केयरटेकर डेक पर खड़े होकर बातें करने लगे। आज का माल क्या है? शायद कोकीन है। कितनी कीमत का है? पता नहीं। हमें तो हर फेरे के 20 लाख रुपए मिलने हैं। एक हफ्ते से सेठ नहीं आया। उसकी और उसकी वो की किसी ने यहां तस्वीरें खींच ली थीं। वह सेठ को ब्लैकमेल कर रहा है। तुमको किसने बताया? परसों मैं सेठ के दफ्तर गया था, तभी फोन आया। मैं दरवाजे पर ही था। उसकी बात सुन ली थी। तस्वीरें कैसे खींची गईं? क्या पता। इसे छोड़, बता, अंदर रखा माल कब जाएगा? सुबह से पहले कभी भी। अब क्या करें? बीच पर चलते हैं। यहां किसे आना है? दोनों नीचे उतरकर मोटरबोट में सवार हुए। उनके जाते ही जॉनी केबिन से बाहर निकला और गंभीर हो सोचने लगा। कितनी अजीब स्थिति थी कि अपने ही याट में उसको एक चोर की तरह प्रवेश करना पड़ा था। उसके लवनेस्ट को, उसके हरामखोर नौकर नशीले पदार्थों के सौदागरों को एक वितरण स्थल का ट्रांजिट माउंट के रूप में इस्तेमाल करवा धन कमा रहे हैं। भारत में अन्य देशों की भांति नशीले पदार्थों का धंधा एक गंभीर अपराध था। ऐसा करने वालों को 40 साल तक की सजा हो सकती थी। यार्ड में नशीला पदार्थ पकड़े जाने पर जैक स्मिथ कितनी भी सफाई देता, पुलिस उसका कतई एतबार न करती कि वह इस धंधे में शामिल नहीं था। अभी तक वह फोटोग्राफर द्वारा खींची गई तस्वीरों से घबराया था। अब यह पंगा, जिसकी उसे कल्पना भी नहीं, सामने आ गया था। वह धीमे धीमे सीढ़ियां उतरता नीचे हाल में पहुंचा। इधर उधर तलाशी लेने पर उसको एक बैग कोने में मिल गया। बैग ठसाठस सफेद पाउडर जैसे नशीले पदार्थ, जो शायद कोकीन था, से भरा था। तभी उसके दिमाग में कौंधा कि अगर यह माल यहां से गायब हो जाए तब क्या होगा। उसके हरामखोर नौकरों की अपने आप शामत आ जाएगी। उसने सारा हाल भी तलाशा, सारे कमरे तलाशे। यार्ड 2 मंजिला था। प्रथम तल के बाद ग्राउंड फ्लोर भी तलाशा, इंजन रूम भी। कहीं कोई और नशीला पदार्थ नहीं था। उसने एयर बैग उठाया और जैसे सीढ़ियां चढ़ते आया था वैसे ही उतरता नीचे किश्ती में पहुंच गया। चप्पू चलाता वह पायर पर पहुंचा।
उसकी किस्मत अच्छी थी। उस पर न किसी मौजमेला करने वाले की नजर पड़ी न खुफिया पुलिस की। पायर से काफी आगे घनी झाड़ियों का झुरमुट था। उसने एयर बैग एक झाड़ी में छिपा दिया, फिर सधे कदमों से चलता अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और शहर की तरफ बढ़ चला। मोटरबोट से काफी देर विचरण करने के बाद रोहित और मीनाक्षी में जहां तहां खड़े याटों की तरफ देखने लगे। हर सुनसान दिखते याट में प्रेमी जोड़ा प्रेमालाप कर रहा हो, यह जरूरी तो नहीं है। मोटरबोट का इंजन बंद करके उसको समुद्र के पानी पर स्थिर करते मीनाक्षी ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है। पिछली बार एडवेंचर से हमें नया नजारा देखने को मिला था। इस बार देखते हैं क्या होता है। अगर यह एडवेंचर हमें उलटा पड़ गया तो देखेंगे। फिर उसने एक बड़े लग्जरी यार्ड की तरफ इशारा किया। मोटरबोट का इंजन शोर करता है, इसको किश्ती के समान चलाते हैं। मीनाक्षी ने एयर जेटसी के लिए रखे चप्पुओं को मोटरबोट के हुक से फिट कर दिया। किश्ती के समान चप्पू खेते हुए दोनों सुनसान दिखते यार्ड के समीप पहुंचे। इस यार्ड पर भी एक लिफ्ट लगी थी, साथ ही रस्सियों वाली सीढ़ी। दोनों डेक पर पहुंचे। डेक सुनसान था, चालक कक्ष में अंधेरा था। दोनों नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़े। तभी ऊपर आते भारी कदमों की आवाज सुनाई पड़ी। दोनों लपक कर चालक केबिन के पीछे जा छिपे। चुस्त वर्दी पहने, हाथ में छोटी छोटी बंदूकें लिए, दो अश्वेत सुरक्षाकर्मी ऊपर आ गए और डेक के केबिन की रेलिंग के साथ लगकर गपशप मारने लगे। रोहित और मीनाक्षी ने एक दूसरे की तरफ देखा। कहाँ आप हंसे? तुम सो जाओ, मैं 2 घंटे पहरा दूंगा, फिर तुम्हारी बारी। एक ने दूसरे से कहा। तुम भी सो जाओ, यहां कौन आता है? दोनों, रोहित और मीनाक्षी, डेक पर बिछी लकड़ी की बेंचों पर लेटकर सोने की तैयारी करने लगे। नीचे उतरकर वापस चलो, मीनाक्षी ने कहा। एक नजर नीचे मार आते हैं, रोहित ने कहा। पंगा मत लो, मेरा कहना मानो, मीनाक्षी ने समझाया। लेकिन रोहित नहीं माना। विवश हो मीनाक्षी भी उसके पीछे पीछे सीढ़ियां उतरती गई। एक बड़े हाल में कुछ लोग, जिनमें श्वेता श्वेत दोनों थे, मेजों के गिर्द कुर्सियों पर बैठे जुआ खेल रहे थे। एक बारबेक्यू एक तरफ बना था, उस पर मांस की बोटियां ग्रिल की जा रही थीं। दोनों उस फ्लोर से उतरकर नीचे वाले फ्लोर पर पहुंचे। एक बड़े कमरे में कुछ लोग सफेद पाउडर को छोटे छोटे पाउचों में भर रहे थे। यहां नशीले पदार्थों का धंधा हो रहा था। रोहित ने सधे हाथों से उनके फोटो लिए। तभी ऊपर कुछ हल्ला गुल्ला हुआ। डेक पर लेटे सुरक्षाकर्मी नीचे दौड़े आए। जुआ खेल रहे आपस में लड़ पड़े थे। यहां हमारे मतलब का क्या है? मीनाक्षी ने कहा। दोनों सीढ़ियां चढ़ डेक पर आ गए। तभी सुरक्षाकर्मी भी ऊपर चढ़ आए। दोनों फिर चालक केबिन के पीछे चले गए। जॉनी समुद्र तट से शहर को जाते एक सार्वजनिक टेलीफोन बूथ पर रुका। 10 सेंट का एक सिक्का कॉइन बॉक्स में डाला। डायरेक्टरी देखकर नशीले पदार्थों की रोकथाम करने वाले विभाग का नंबर डायल किया। झाड़ी में छिपाए बैग के बारे में बताया। गुमनाम रहते याटों पर चल रहे नशीले पदार्थों के धंधे के बारे में बताया। जैक मार्टिन ने तुरंत गश्ती दल को फोन किया। बैग बरामद हो गया। एक के बाद एक याट पर धावा बोला गया। अनेक पर यौनाचार हो रहा था। नशीले पदार्थ पकड़े गए। रोहित और मीनाक्षी को बच निकलने का मौका नहीं मिला। उनका धंधा भी सामने आ गया। साधु बाबा ने पुलिस को पैसा खिलाकर अपनी तस्वीरें दबा दीं। ऐसा ही जॉनी ने किया। साथ ही दोनों ने इस तरह के मौज मेलों से तौबा की। रॉकी डेक ने भारी हर्जाना दे पत्नी को तलाक दे दिया। थोड़े दिन रोहित और मीनाक्षी को हिरासत में रहना पड़ा। लेकिन चूंकि उनकी वजह से नशीले पदार्थों का धंधा सामने आया था, इसलिए पुलिस ने उनको चेतावनी देकर छोड़ दिया। दोनों थोड़े दिन शांत रहे, फिर इस निश्चय के साथ कि बड़ी मछली के चक्कर में न पड़ छोटा मोटा शिकार ही पकड़ेंगे, दोनों का फोटोग्राफर का धंधा फिर से चल पड़ा। बूढ़े अधेड़ अपने मन बहलाव के लिए आते रहे। उनकी तस्वीरें खिंचती रहीं। ब्लैकमेलिंग का पैसा अदा होता रहा।